नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के जो उत्पत्ति है, प्रारंभ है, जिसकी खोज है, वो कोलंबस ने 1492 में की और उसके पश्चात आगे आने वाली एक शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप से लोगों का वहाँ पर जाना प्रारंभ हो गया और इन यूरोपीय आबादी की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि वहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने नष्ट किया और अमेरिका में इन्हीं यूरोपियों ने अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। ये उपनिवेश 3 प्रकार से बने थे। एक तो अधिकार प्राप्त कंपनियों के द्वारा, जिन्हें चार्टर उपनिवेश कहा गया, और दूसरा स्वामित्वपूर्ण उपनिवेश। विभिन्न देशों के धनाढ्य उद्योगपतियों ने और पैसे वाले लोगों ने अमेरिका में अपनी ज़मीनें खरीदी और अपने स्वामित्व के आधार पर वहाँ गवर्नरों के माध्यम से उन्होंने शासन किया। और शाही उपनिवेश, जो सीधे सीधे मातृ देश के राजाओं के अधीन जिनका शासन था। उपनिवेशीकरण की जब प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई और आने वाली कई पीढ़ियों के पश्चात जब उन लोगों ने अपने आप को अमेरिकन मानना शुरू किया, तब इनकी मांग हुई कि अब हमारा यूरोप से कोई लेना देना नहीं है और हम अपने मातृ देश से, उस यूरोप से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता की ये जो चाह है अमेरिका में, ये 18वीं शताब्दी के अंत में ये हुई और मुख्यतः इनका जो संघर्ष था वो ब्रिटेन से था, क्योंकि ब्रिटेन के उपनिवेशों की संख्या सबसे अधिक थी। अमेरिकन्स ने ब्रिटेन के जो राजा है उससे उनका युद्ध हुआ और युद्ध से पहले उन्होंने प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमें भी ब्रिटेन की संसद में प्रतिनिधित्व चाहिए, जिस पर इनकार करने के बाद लगभग 6 वर्ष का अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ, 1775 से 1781 तक। और इस युद्ध में अमेरिका की जीत हुई और ब्रिटेन की हार हुई और इस तरह से अमेरिका जो है वो स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के के पश्चात वहाँ पर अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, उन 13 उपनिवेशों ने मिलकर के आपस में जो स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा था, उसके पश्चात राज्यमंडल की स्थापना की। यह जो राज्यमंडल था ये लगभग 12 वर्ष तक चला था और यह सभी राज्यों का एक ढीला ढाला संगठन था, जिसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें एक सशक्त केंद्रीय सरकार का अभाव था और राज्य अपनी अपनी शर्तों पर, अपनी अपनी मांग पर बहुत ज़्यादा अड़े रहते थे, जिसके कारण कि एक शक्तिशाली देश का निर्माण नहीं हो सकता था। राज्यमंडलों की इस मांग पर अंततः जो सहमति ये बनी कि राज्यों को भी कुछ स्वतंत्रता दी जाएगी और केंद्र सरकार को भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां दी जाएंगी और नागरिकों को भी स्वतंत्रता दी जाएगी। तो इन 3 स्तरों पर सहमति बनने के पश्चात नए संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ और 1789 में ब्रिटेन अमेरिका का नया संविधान लागू हो गया। यह एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि है अमेरिका के संविधान तक पहुंचने की। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं हम फटाफट देख लेते हैं। लिखित और संक्षिप्त संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का और साथ ही दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान भी है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं और लगभग 225 से भी अधिक सालों के इस इतिहास में केवल 27 संशोधन अभी तक हुए हैं। आधे घंटे में इस संविधान को पढ़ा जा सकता है। लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास, जिसका अर्थ यह है कि संविधान अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करता है और अंतिम शक्ति जो है, प्रभुत्व शक्ति, जनता में विद्यमान है। गणतंत्रात्मक शासन, जिसका अर्थ यह है कि राज्य का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना हुआ होगा। संविधान की सर्वोच्चता, इसका अर्थ ये है कि शासन के जो 3 अंग हैं और जनता है, ये सभी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करेंगे और संविधान का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार ही देश की राजनीति का संचालन किया जाएगा। कठोर संविधान, इसका अर्थ ये है कि संविधान में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा
और संविधान के संशोधन के लिए केंद्र की जो संसद है और राज्यों की जो संसद है, उन दोनों को समान अधिकार, समान सहभागिता दी गई है और एक कठोर संशोधन प्रणाली अमेरिका के संविधान के लिए निर्धारित की गई है। संघात्मक शासन का अर्थ ये है कि संविधान ने बराबर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया है। राज्य अपनी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं और केंद्र सरकार पर उनकी निर्भरता नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ ये है कि केंद्रीय जो सरकार है वहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त हैं। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है अर्थात राष्ट्रपति, वही वास्तविक शासक है और ब्रिटेन की तरह वहाँ पर नाम मात्र के राज्य के अध्यक्ष की कोई अवधारणा नहीं है। राष्ट्रपति वास्तविक शासक है, उसका मंत्रिमंडल पर वास्तविक नियंत्रण है। न्यायिक सर्वोच्चता का अर्थ ये है कि न्यायपालिका को ही संविधान की रक्षा का दायित्व दिया गया है और यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के भावना का और संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को अधिकार है कि वह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए उन कार्यों को अवैध घोषित कर दे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ ये है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। इनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं और सभी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, पृथक पृथक शक्तियां होते हुए भी ये एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। अधिकार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है जिसका अर्थ ये है कि अमेरिका में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का एक अलग से चैप्टर, एक अलग से अध्याय दिया गया है और संविधान के जो प्रथम 10 संशोधन किए गए वो नागरिकों के अधिकार पत्र में से ही संबंधित थे। और दोहरी नागरिकता, इसका अर्थ ये है कि अमेरिका का प्रत्येक निवासी अपने राज्य का नागरिक होता है और साथ ही साथ अमेरिका का भी नागरिक होता है। भारत में इकहरी नागरिकता है जबकि अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता प्रत्येक व्यक्ति को मिली हुई रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का महत्व परीक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। और संविधान के जो स्रोत हैं, लिखित संविधान, संविधान संशोधन के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक व्याख्याएं और परंपराएं, इन सब ने मिलकर के अमेरिकी संविधान का निर्माण किया है। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है वो कार्यकारी है। अमेरिका के संविधान निर्माता फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू से बहुत अधिक प्रभावित थे और मॉन्टेस्क्यू ने अपना जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था और उसी के आधार पर फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, तो उसी से ये प्रभावित थे और उन्होंने अपने संविधान में इसको स्थान दिया कि व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस से कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति पूरी तरह से मुक्त रहेगा और इन दोनों के नियंत्रण से सर्वोच्च न्यायालय मुक्त रहेगा। ब्रिटेन में तीनों ही जो अंग हैं सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वे उन तीनों में किसी भी प्रकार की शक्तियों का कोई विभाजन नहीं था। तो अमेरिका का संविधान बिल्कुल उल्टा है ब्रिटेन के संविधान से। जो कुछ भी ब्रिटेन के संविधान में है वह अमेरिका के संविधान में उसका अनुकरण नहीं किया गया है, बल्कि नवीन कुछ जो प्रयोग हैं अमेरिका के संविधान में किए गए। अब यदि हम बात करें कि किस प्रकार से नियंत्रण और संतुलन रखा गया है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रपति पर नियंत्रण कैसे रखती है। एक तो कांग्रेस ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है और उसके द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि करती है। और ये जो चर्चा है हम यहाँ पर छोड़ते हैं और आगे आने वाले कुछ समय में हम इस पर बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है कि अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। भारत में जन्मजात शब्द नहीं है भारत के संविधान में, पर अमेरिका में ज़रूरी है कि उसका जन्म अमेरिका की भूमि पर हुआ हो।
35 वर्ष की आयु हो, 14 वर्ष तक अमेरिका में निवास किया हो, पागल दिवालिया न हो। 4 वर्ष का इसका कार्यकाल है। समय से पूर्व इसको हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो एक कठिन प्रक्रिया है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, और किंतु उनके कार्यकाल के पश्चात अमेरिका में 22वां संविधान संशोधन करके अब अधिकतम 2 बार की जो अवधि है वो निश्चित कर दी गई है, अर्थात एक व्यक्ति अधिकतम 8 वर्ष तक ही राष्ट्रपति रह सकता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है उस पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें तो प्रतिनिधि सभा अपने बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव लगाती है। सीनेट में उसकी सुनवाई होती है। जब सीनेट उसकी सुनवाई करती है तब उसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, और 2/3 बहुमत से सीनेट उस महाभियोग प्रस्ताव को पारित करती है। अब तक केवल एक बार राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, किंतु वह सिद्ध नहीं हो सका। राष्ट्रपति का निर्वाचन अपने आप में एक बहुत ही रोचक किंतु बहुत रोमांचक और जटिल प्रक्रिया है, और इसका जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब निर्वाचक मंडल में कुल सदस्य संख्या है 538। ये 538 की संख्या कहाँ से आई? तो ये उतने ही सदस्यों के बराबर है जितने कि प्रतिनिधि सभा में सदस्य होते हैं 435, सीनेट के सदस्य हैं 100, और कोलंबिया जिला जो कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन का राजधानी क्षेत्र है उसके 3 सदस्य। तो इतने ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के बराबर की संख्या में दूसरे सदस्य प्रत्येक स्थान से लिए जाते हैं, जितने भी राज्य हैं प्रतिनिधि सभा के लिए और सीनेट के लिए और कोलंबिया से। इस प्रकार 538 लोगों का जब निर्वाचक मंडल पहले चुन लिया जाता है निर्वाचन के द्वारा, उसके पश्चात यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के लिए मतदान करता है। इस प्रकार जनता सीधे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन नहीं करती, वरन जनता के द्वारा चुना गया निर्वाचक मंडल ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस प्रकार से यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया है। किंतु यह जो निर्वाचन है, निर्वाचक मंडल का जो चुनाव है वो सूची प्रणाली से किया जाता है। मतों की जो गिनती है वो सूची प्रणाली से होगी, और इसका तात्पर्य ये है कि एक राज्य में निर्वाचक मंडल के लिए जिस राजनीतिक दल ने अधिक मत हासिल किए हैं, उस राज्य के सारे ही मत उस राजनीतिक दल को हस्तांतरित होते हैं। और इस प्रकार से राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं वो पहले ही ये तय कर देते हैं कि वे अपने ही राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को मत देंगे, और इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के वास्तविक निर्वाचन से पहले ही प्रत्येक चौथे वर्ष अर्थात प्रत्येक अधिवर्ष में, हर लीप ईयर में 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। और इस 20 जनवरी से पहले ही नवंबर में निर्वाचक मंडल के चुनाव हो जाते हैं, अर्थात किसी भी वर्ष में, अर्थात जैसे कि हम ये देखें कि 2020 में यदि 4 का बराबर भाग जिस वर्ष में जाएगा उसी वर्ष में राष्ट्रपति के निर्वाचन होंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार आ जाता है कि लीप वर्ष के से राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या संबंध है। तो यह संबंध है कि प्रत्येक जो लीप वर्ष, जो अधिवर्ष है, प्रत्येक लीप ईयर में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचन की यह जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं, और
अब हम राष्ट्रपति के यदि शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति महान शक्तियों का स्वामी है और वह वास्तविक स्वामी है। ब्रिटेन के राजा की तरह इसकी शक्तियां नाम मात्र की नहीं है, बल्कि इससे ब्रिटेन से बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर, और वो ये है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका मंत्रिमंडल उसका अनुचर मात्र है और वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग है वो स्वयं राष्ट्रपति करता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कानून का क्रियान्वयन करना, विभिन्न विभागों में प्रशासन का संचालन करना, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर हमें समझने वाली एक प्रश्न वाली बात यह है कि राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्तियां करता है, उच्च स्तरीय नियुक्तियां और निम्न नियुक्तियां। जो राष्ट्रपति के द्वारा उच्च स्तरीय नियुक्तियां वे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं, जैसे अमेरिका के जो संघीय न्यायपालिका है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, विभिन्न कमीशंस जो हैं उनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, विभिन्न राजदूतों की नियुक्ति, विभिन्न देशों विभिन्न जो विभाग हैं उन विभागों में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ये जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं वो नियुक्तियां तभी मान्य होंगी जबकि अमेरिका की संसद का जो उच्च सदन है, कांग्रेस संसद का नाम है और उच्च सदन का नाम है सीनेट, सीनेट को इन नियुक्तियों का अनुसमर्थन करना पड़ता है, अपनी सहमति देनी पड़ती है। और ये जो अनुसमर्थन जो है वो सीनेट अपने बहुमत से देगा। तो सीनेट के बहुमत के द्वारा यदि इन नियुक्तियों का समर्थन कर दिया जाएगा तभी ये नियुक्तियां मान्य होंगी। इस प्रकार से इन नियुक्तियों के सीनेट से समर्थन प्राप्त करने के बदले में राष्ट्रपति क्या करता है, यहाँ यह जानना भी जरूरी है। और बदले में राष्ट्रपति ये करता है कि जिस भी राज्य के सीनेट के द्वारा उसकी नियुक्तियों का समर्थन किया जाता है, बदले में राष्ट्रपति उस राज्य की निम्न स्तरीय नियुक्तियों में उस राज्य के सीनेटर को यह अधिकार दे देता है कि तुम जिस व्यक्ति को भी चाहो उसमें मुझसे नियुक्ति करवा लो। इस तरह से ये एक प्रकार का आदान प्रदान है, और आदान प्रदान का यह जो तरीका है इसको कहा जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति का सीनेट के प्रति शिष्टाचार। अब यदि प्रश्न आ जाता है कि सीनेट के प्रति शिष्टाचार का क्या अर्थ है, तो हमें यह बताना होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति उच्च स्तरीय नियुक्तियों में सीनेट के बहुमत का अनुसमर्थन चाहता है, जिसके बदले में सीनेटर भी ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति निम्न स्तरीय नियुक्तियों में या अपने राज्य में की जाने वाली नियुक्तियों में उनके पसंद के व्यक्तियों की नियुक्ति करे। इस प्रकार यह जो आदान प्रदान है, आदान प्रदान की ये जो प्रथा है, इसको सीनेट के प्रति शिष्टाचार कहा जाता है। यहाँ जो अन्य जो विवरण है उसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। पदच्युति संबंधी शक्तियाँ हैं, कैबिनेट का नेतृत्व है। कैबिनेट के नेतृत्व के बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किचन कैबिनेट किसे कहते हैं। कैबिनेट वास्तव में एक संवैधानिक संस्था नहीं है जैसा कि ब्रिटेन में है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उसका अपना निजी मंत्रिमंडल होता है, और वह राष्ट्रपति अपने कामों में सहूलियत के लिए मंत्रिमंडल बनाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल को ही रसोई मंत्रिमंडल या किचन कैबिनेट कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह कैबिनेट राष्ट्रपति के व्यक्तिगत अनुचरों का समूह मात्र है और जो कि राष्ट्रपति की आज्ञाओं का पालन शासन संबंधी विभिन्न कार्यों में करते हैं। इस प्रकार किचन कैबिनेट की जो अवधारणा है वो भी अमेरिका के राजनीति से जुड़ी हुई है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, कांग्रेस को संदेश भेजना, विधेयकों पर वीटो या निषेध अधिकार। यहाँ फिर समझने वाली बात है कि वीटो जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो विलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, और दूसरा होता है पॉकेट वीटो। अब ये पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार क्या होता है, एक अलग से प्रश्न बनता है। तो यहाँ जेबी निषेधाधिकार का अर्थ ये है कि
अमेरिका की संसद के द्वारा कोई भी बिल या विधेयक जब पारित हो जाता है और जब वो राष्ट्रपति के पास अंतिम हस्ताक्षर के लिए पहुंचता है, तब व्यवस्थापिका के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में यदि वो पहुंचता है तो उन 10 दिनों में राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता, न ही उसे अस्वीकार करता है, क्योंकि विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने का जो समय है संविधान के द्वारा वो 10 दिन निश्चित किया गया है। यानी कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। 10 दिन की समयावधि के पहले ही यदि संविधान व्यवस्थापिका का अधिवेशन समाप्त हो रहा होता है तो राष्ट्रपति इसका फ़ायदा उठाता है और उसको अपनी टेबल पर या अपनी जेब में पड़े रहने देता है और बिना उसके किसी कार्यवाही के ही वो विधेयक गिर जाता है, बिना राष्ट्रपति की सहमति से ही। तो इस प्रकार से समय की कमी के कारण राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता और उसके हस्ताक्षरों के बिना ही व्यवस्थापिका का अधिवेशन समाप्त हो जाने के कारण यह विधेयक भी समाप्त हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण शक्ति जिसे कि ब्रिटेन में हमने देखा था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत ऑर्डर्स इन काउंसिल, वहां पर सपरिषद आदेश कहते हैं ब्रिटेन में। और यहाँ पर जो अमेरिका में जो प्रशासकीय आदेश डिक्रीज जो पारित की जाती हैं, वो डिक्रीज भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रदत्त व्यवस्थापन का ही एक पार्ट है। वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति का जो कार्य है वो वार्षिक बजट तैयार करना और उसको कांग्रेस में पारित करवाना है। उसके पास क्षमादान के व्यापक अधिकार हैं। वह विदेश नीति के सभी शक्तियों का स्वामी होता है, विदेश नीति का निर्माता है, राजनयिकों की नियुक्तियां करता है, संधियां करने का अधिकार। अब यहाँ पर फिर से हमें एक बात समझनी है कि अमेरिका की सीनेट के पास 2 ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के पास नहीं हैं। वो कौन से अधिकार हैं? तो पहला हमने देखा, सीनेट के द्वारा उच्च स्तरीय नियुक्तियों पर अनुसमर्थन करना अपने बहुमत के द्वारा, अपने सामान्य बहुमत के द्वारा। और जो दूसरा है वो ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो संधियां की जाती हैं वो संधियां भी तब तक मान्य नहीं होंगी जब उन पर सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उसका अनुसमर्थन नहीं कर दे। यानी कि संधियों पर सीनेट के 2/3 बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जबकि उच्च स्तरीय नियुक्तियों पर सीनेट के सामान्य बहुमत से समर्थन की अपेक्षा होती है। ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं राष्ट्रपति के नियंत्रण के संबंध में जो केवल सीनेट के पास है, प्रतिनिधि सभा के पास नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि, अनेक कारण हैं। अत्यंत संक्षिप्त संविधान होने के कारण जो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है उस पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियां स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। बार बार आने वाले संकट काल, दल प्रणाली का उदय, राजनीतिक परंपराएं, राष्ट्रपति का चुनाव, न्यायिक निर्णय और कांग्रेस के अधिनियम, इन सब ने मिलकर के राष्ट्रपति की शक्तियों में आशातीत वृद्धि की है। राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की स्थिति का हमने वर्णन कर ही लिया है कि मंत्रिमंडल जो है कोई ऐसी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, वरन मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति का है वह राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह देने के लिए है और राष्ट्रपति इन मंत्रियों को जो है वो अपनी ही मर्जी से चुनता है, अपनी ही मर्जी से निकाल देता है और उसका जो खर्चा है वो राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा वहन किया जाता है। रसोई मंत्रिमंडल क्या होता है या राष्ट्रपति का परिवार मंत्रिमंडल, इसकी चर्चा हमने कर ली है। मंत्रिमंडल का कोई कानूनी आधार नहीं है, ये केवल व्यक्तिगत सहायक मात्र होते हैं। अमेरिका की व्यवस्थापिका की यदि हम बात करें, सीनेट जिसकी महत्वपूर्ण शक्तियों की चर्चा हमने अभी अभी कर ली है। सीनेट एक स्थायी सदन है, इसकी कुल सदस्य संख्या 2 है
और राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं अभी, तो प्रत्येक राज्य से 2 सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है और प्रति 2 वर्ष में सीनेट के 1/3 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। सीनेट के सदस्य को सीनेटर कहा जाता है और सीनेटर का जो प्रभाव है, महत्व है, वो बहुत अधिक है। और राष्ट्रपति के बाद यदि सर्वाधिक प्रभावशाली कोई व्यक्ति माना जाता है तो वो सीनेट के सीनेटर ही माने जाते हैं। सीनेटर के बार बार चुनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए एक सीनेटर क्योंकि हमने देखा कि प्रत्येक राज्य से केवल 2 ही सीनेटर चुने जाएंगे और यदि ये अच्छा काम करते हैं तो ये बार बार 6-6 वर्ष के लिए 5-6 बार चुन लिए जाते हैं। तो एक एक सीनेटर लगभग 30-35-40 वर्ष तक भी सीनेटर बना हुआ रहता है, जिसके कारण इसकी शक्तियां और लोकप्रियता अथाह बढ़ जाती हैं। संविधान के 17वें संशोधन के अनुसार सीनेटरों का जो निर्वाचन है वो उस राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और इस तथ्य ने भी सीनेट की शक्तियों को बढ़ा दिया है। योग्यताएं: राष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष हमने देखी, सीनेटर की योग्यता 30 वर्ष का होना चाहिए, अमेरिका का नागरिक 9 वर्ष से रहा हो और उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। इसका जो अधिवेशन है वो प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन के साथ ही प्रारंभ होता है, साथ साथ समाप्त होता है। और यदि दोनों सदनों में स्थगन की तिथि के बारे में मतभेद हो तो राष्ट्रपति उस तिथि को निश्चित करता है। गणपूर्ति कुल सदस्यों का बहुमत है। सीनेट का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही सीनेट का पदेन सभापति भी होता है। किंतु जब सीनेट राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की जांच करती है तब सीनेट का सभापतित्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अब एक प्रश्न यहाँ बनता है सीनेट के संबंध में, सीनेटरों के सदस्यों को अपने सदन में भाषण की स्वतंत्रता है। यहाँ पर एक पद है फिलिबस्टर। यदि प्रश्न आता है कि फिलिबस्टर क्या होता है, तो फिलिबस्टर वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सीनेट के जब अधिवेशन चलते होते हैं तब उन अपने अधिवेशनों के समय में प्रत्येक सीनेटर को भाषण की स्वतंत्रता है और वो जितना लंबा चाहे उतना भाषण दे सकता है, सभापति उसे रोक नहीं सकता। और कई मामलों में ऐसा होता है कि सर्वाधिक लंबा भाषण एक सीनेटर ने लगभग 22 घंटे तक लगातार भाषण दिया था। तो यह जो बिना किसी रुकावट के जो भाषण की स्वतंत्रता है, इसको फिलिबस्टर कहते हैं, फिलिबस्टरिंग कहते हैं। और यह जो फिलिबस्टर है, इसके कारण सीनेटर वह सब बातें बोल देता है जो कि किसी की भी आलोचना करनी हो या अमेरिका के राजनीति के बारे में उसकी जो व्याख्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में देता है। और सीनेटरों के भाषण को अमेरिका के मीडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उसका जो कारण है वो ये फिलिबस्टर की प्रणाली है कि वे अपनी बात को पूरी तरह से कहते हैं, उसे बीच में कोई रोक नहीं सकता। जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा, इसकी रचना जो है वो सीनेट से बिल्कुल उल्टा है। ये प्रतिनिधि सभा एक अस्थायी सदन है। सीनेट के कार्यकाल 6 वर्ष, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष। सीनेट की सदस्य संख्या 100, प्रतिनिधि सभा की कुल सदस्य संख्या 435, यानी कि जनसंख्या के आधार पर ये संख्या निश्चित हुई है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक टर्म है गेरीमेंडरिंग। गेरीमेंडरिंग का अर्थ क्या है? गेरीमेंडरिंग है प्रतिनिधि सभा के चुनाव से पहले चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना। ये राज्यों की जिम्मेदारी है और किसी राज्य में जिस भी राजनीतिक दल की ये सरकार होती है वो राजनीतिक दल यह कोशिश करता है कि चुनाव क्षेत्रों का विभाजन इस तरह से किया जाए कि आने वाले चुनाव में उसी के दल को अधिक बहुमत मिले। गेरीमेंडरिंग की प्रथा के अंतर्गत चुनाव क्षेत्रों का इस तरह से निर्धारण करते हैं कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या थोड़े ही क्षेत्रों में सीमित हो जाए और वे अपने समर्थकों को अधिक से अधिक फैला करके अपने प्रत्याशियों को जिताने में मदद करते हैं। इस प्रकार से ये जो गेरीमेंडरिंग है ये भी एक ऐसी कुप्रथा है जिसके खिलाफ अमेरिका में बहुत रोष है, किंतु अभी तक कुछ खास
प्रगति इसको समाप्त करने की दिशा में अभी तक नहीं हुई है। तो फिलिबस्टर एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। किचन कैबिनेट क्या होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी तरह से गैरीमैंडरिंग क्या है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य की योग्यताएं, सीनेटर की योग्यता 30 वर्ष की आयु, इसकी योग्यता है कम से कम 25 वर्ष की आयु। और यहाँ पर फिर एक प्रश्न बनता है, स्थानीयता का नियम क्या है। स्थानीयता का नियम ये है कि प्रतिनिधि सभा से लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी को न केवल उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वो लड़ रहा है, वरन उस चुनाव क्षेत्र का भी निवासी होना चाहिए जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है। ये एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है जिसके कारण उस राज्य के, न केवल उस राज्य के, वरन उस प्रतिनिधि सभा के चुनाव क्षेत्र के व्यक्ति का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व अमेरिका के इस केंद्रीय सदन में होता है। तो यह स्थानीयता का नियम कहलाता है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को सीनेटर स्पीकर कहा जाता है और प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। स्पीकर जो है इसकी जो प्रतिष्ठा है वो ब्रिटिश स्पीकर से बिल्कुल विपरीत है। ब्रिटिश स्पीकर के लिए हमने देखा कि वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, लेकिन और वह निर्दलीय चरित्र धारण कर लेता है। लेकिन यहाँ का जो स्पीकर है वो अपने दल का ही सदस्य बना रहता है स्पीकर बनने के बाद भी, और वह दलीय राजनीति में फंसा रहता है। कांग्रेस के कार्य और शक्तियां, यह एक बड़ा प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर केवल इतना ही हमें ध्यान रखना है कि सामान्यतः प्रतिनिधि सभा और सीनेट, इन दोनों के कार्य और शक्तियां दोनों समान हैं, दोनों समान पदीय हैं। प्रतिनिधि सभा की शक्तियां इस मामले में विशेष है कि वित्त विधेयक पहले प्रतिनिधि सभा में ही रखा जाएगा। ध्यान रखना है, वित्त विधेयक पहले प्रतिनिधि सभा में रखा जाएगा, किंतु सीनेट के पास भी यह अधिकार है कि वो उसको पूर्णतः संशोधित कर सकती है। वह लॉर्ड सभा की तरह एक सेकंड कैटेगरी का चैम्बर नहीं है। सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाँ तक कार्यपालिका शक्तियों की बात है, सीनेट की शक्तियां निश्चित रूप से महान हैं, क्योंकि संधियों का अनुसमर्थन 2/3 बहुमत से करना है उसे, और उच्च स्तरीय नियुक्तियों की पुष्टि वह साधारण बहुमत से करती है, जिसे कि सीनेट के प्रति शिष्टाचार कहते हैं। विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जो जांच का कार्य है, जांच संबंधी जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो भी केवल सीनेट के पास है, प्रतिनिधि सभा के पास नहीं है। तो इस तरह से यह हमें ध्यान रखना है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सीनेट की शक्तियां अधिक महान हैं, प्रतिनिधि सभा की शक्तियां न्यून हैं, नहीं हैं। न्याय संबंधी शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियों में सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। अब प्रश्न है कि प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट शक्तिशाली अधिक क्यों है। इसके बहुत सारे कारण हैं। संविधान निर्माताओं की ऐसी इच्छा थी, उन्होंने सीनेट को मूलतः ही शक्तिशाली बनाया। सीनेट एक स्थायी सदन है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का अभाव है, सदस्यों का लंबा कार्यकाल है, 6 वर्ष का कार्यकाल, और प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष का कार्यकाल। प्रभावशाली मंच है सीनेटर, फिलिबस्टर की जो प्रणाली है, सीनेट का जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है जनता के द्वारा, 435 के मुकाबले सदस्यों की संख्या केवल 100 होना, यह भी उसे एक महत्व देता है। सीनेट में वाद विवाद की स्वतंत्रता है, सीनेट के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। इस प्रकार से सीनेट एक महत्वपूर्ण सदन है। सीनेट के जो दोष हैं, उन दोषों के संदर्भ में हमने एक और जो प्रश्न बनता है वो है लॉग रोलिंग का। ये लॉग रोलिंग क्या होती है? तो लॉग रोलिंग एक वह प्रथा है कि जब सीनेट में किसी भी विधेयक को लाया जाता है तो उस विधेयक पर एक सीनेटर जब किसी विधेयक को लेकर के आता है तो अन्य सीनेटरों से वो अपेक्षा करता है कि वे उसके द्वारा लाए गए जो कानून का जो प्रस्ताव है उसको समर्थन देंगे, लेकिन अन्य सीनेटर उसको समर्थन उसी शर्त पर देते हैं कि उनके द्वारा लाए जाने वाले कानूनों के प्रस्ताव को वो भी अपना समर्थन देगा।
तो जैसा जो चीज़ हमने सीनेट के प्रति शिष्टाचार में राष्ट्रपति और सीनेट के संबंध में, नियुक्तियों के संबंध में देखी थी, यहाँ वही चीज़ दो सीनेटरों के आपस के संबंधों में भी है। अर्थात एक सीनेटर अन्य सीनेटर का, या सीनेटर किसी सीनेटर के द्वारा लाए जाने वाले विधेयक को अपना समर्थन तभी करेंगे जब वो इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि वो भी उनके द्वारा लाए जाने वाले विधेयक का समर्थन करेंगे, क्योंकि विधेयक को पास होने के लिए सीनेट से पास होना ज़रूरी है। जब सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों किसी विधेयक को अपने मतदान के द्वारा उस प्रस्ताव को पास कर देंगे, तभी वो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाएगा। तो एक दूसरे का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए, समर्थन प्राप्त करने के लिए यह जो एक सौदेबाजी की जाती है, इस सौदेबाजी को ही लॉग रोलिंग कहते हैं। लॉग रोलिंग का अर्थ यह है कि लॉग कहते हैं लकड़ी का एक बड़ा गोल गट्ठा। लकड़ी के गोल गट्ठे जो कि भारी होता है, उसको उठाया नहीं जाता, वरन उसको लुढ़काया जाता है। जैसे ही आप उसको लुढ़काएंगे तो वो अपने गंतव्य तक उसको आराम से पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह विधेयक को आगे लुढ़काया जाता है, तो इसको लॉग रोलिंग कहते हैं। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण इसको हम छोड़ देते हैं, छोटे प्रश्नों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। और अब आ जाता है संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय अलग होते हैं और केंद्रीय सरकार का जो संघीय न्यायालय है वो अलग है। संघीय न्यायालय में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय, जिनकी संख्या कुल 88 है इनकी संख्या, क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा स्थापित होते हैं, इनकी संख्या कम या अधिक आवश्यकता के अनुसार कर दी जाती है। किसी समय में इनकी संख्या 91 थी, इस तरह से संख्या कम अधिक हो सकती है। सर्किट कोर्ट ऑफ अपील या अपील के संघीय न्यायालय, इनकी कुल जो संख्या है वो 11 है और पूरे देश में विभिन्न जोन्स बना करके इनको बांट दिया जाता है। और हर सर्किट कोर्ट के ऊपर कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उस सर्किट कोर्ट का जो है वो अवलोकन करेगा। और शीर्ष पर होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसके सदस्यों की संख्या है कुल 9, अर्थात 1 मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण यही है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या होती है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो संविधान के द्वारा स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा गया है, किंतु अमेरिका के जो न्यायाधीश थे 1803 में न्यायाधीश मार्शल ने अपने एक मुकदमे में, प्रसिद्ध मुकदमे का नाम है मार्बरी बनाम मेडिसन, इस मामले में न्यायाधीश मार्शल ने सबसे पहले जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या की और ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर दे जो संविधान की भावना के विरोध में हैं। तो इस प्रकार से संविधान के संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने प्राप्त कर ली है। और इसी शक्ति के कारण अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अब कांग्रेस के तृतीय सदन के रूप से भी समझाना जाता है। एक प्रश्न जो बनता है वो अमेरिका में दल प्रणाली के अध्याय से बनता है। अमेरिका में जो दो दलीय प्रणाली है, निर्दलीय शब्द यहाँ पर गलत लिखा गया है, द्विदलीय प्रणाली है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। और दलीय प्रणाली से संबंधित एक जो एक बहुत ही आलोचना के योग्य एक परंपरा है वो है स्पॉइल सिस्टम या लूट प्रणाली। प्रश्न आ सकता है कि लूट प्रणाली क्या होती है। तो लूट प्रणाली का अर्थ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो नया राष्ट्रपति अपने विरोधी दल के
जो सभी पहले लोग थे, जो पदाधिकारी थे, उनको विभिन्न पदों से हटा देता है, उनका त्यागपत्र ले लेता है और उसके स्थान पर वह विभिन्न सरकारी पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त कर देता है। इस प्रकार एक राष्ट्रपति जैसे ही बदलता है वैसे ही सरकारी पदों पर सारे जो लोग हैं, जो नियुक्तियां हैं, वो नई नियुक्तियां होती हैं और अपने पसंद के, अपने दल के व्यक्तियों को, अपने अनुचरों को, जिन्होंने चुनाव में उसका समर्थन किया था, उसके लिए प्रचार किया था, उनको वो सरकारी पदों पर स्थापित कर देता है। इसी को लूट प्रणाली कहा जाता है। इसके खिलाफ भी बहुत अधिक आक्रोश है। पहले तो यह प्रथा बहुत ही उग्र रूप में थी, किंतु अब धीरे धीरे राष्ट्रपति जो है वो योग्यता के आधार पर ही चयन करने लगे हैं, किंतु यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इस प्रकार लूट प्रणाली का सामान्य अर्थ है अपने दल का काम करने के बदले निजी लाभ प्राप्त करने की इच्छा करना। यह लूट प्रथा है। इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका का जो संविधान है वो एक संक्षिप्त संविधान है, किंतु इसकी जो संस्थाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति है, सीनेट है, और इन सभी में कुछ न कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका अवलोकन हमने संविधान के इस अध्ययन में किया है। निश्चित रूप से आप को इस वीडियो में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा। धन्यवाद।